नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक चौरसिया है और मैं हाजिर हूँ चुनावी नाइट का एक स्पेशल एडिशन लेकर। किस लिए, इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चुनावी नाइट महारण 2014 का एक ऐसा अलबेला, अनोखा और निराला शो है जिसमें हम बात करते हैं आपकी, जिसमें हम बात करते हैं आपकी, जिसमें हम बात करते हैं जनता के सरोकारों की, भ्रष्टाचार की। चुनावी नाइट महारण 2014 का एक ऐसा अलबेला, अनोखा और निराला शो है जिसमें हम बात करते हैं आपकी, जिसमें हम बात करते हैं आपकी, जिसमें हम बात करते हैं जनता के सरोकारों की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की, और जवाब मांगते हैं उन लोगों से जिनको ये दूर करना है, जो इस महारण में कूदे हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आज की जो हमारी हस्ती है, आज की हमारी जो हस्ती है, उसके बारे में हम अपनी खास बात बता दें कि ये हस्ती राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति को अनुलोम विलोम कराती है। जी हाँ, ऐसी शख्सियत है जो राजनीति को अनुलोम विलोम कराती है। योग और आयुर्वेद के पोस्टर बॉय, साथ ही साथ दुनिया की हर चीज को स्वदेशी बनाने वाले, पूरी दुनिया के अंदर स्वदेशी का झंडा गाड़ने वाले स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। हम उनका खूब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। स्वामी जी, चुनावी नाइट्स के दीपक चौरसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, ये योग महोत्सव आप क्यों कर रहे हैं? ये योग महोत्सव है या वोट महोत्सव? योग, अध्यात्म इस भारत की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। पूरी दुनिया की संस्कृतियां 3 से 5 हजार वर्षों में सिमट जाती हैं। 500 साल पहले अमेरिका का अता पता नहीं था। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन भूखों मरा करता था। 2000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट जाएंगे, वहां कुछ पता ही नहीं है। बिफोर प्रॉफिट 1400 साल पहले जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में कुछ पता नहीं है। लेकिन भारत वो देश है जो जिसकी संस्कृति करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी है और वो योग पर आधारित है। देश बनेगा योग से, अध्यात्म से, कर्मयोग से, पुरुषार्थ से। वोट बनेगा? हाँ, वोट से सत्ता और व्यवस्था बदलेगी। और हम चाहते हैं कि वोट भी इस बार उनको नहीं मिलना चाहिए जिनकी नियत में खोट है, जिनके नेतृत्व में खोट है और जिनकी खोटी नीतियों के कारण से देश की दुर्दशा हुई। मेरा पहला सवाल, आप इतने सारे संतों को लेकर आ रहे हैं एक मंच पर, कल मुरारी बापू उसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन एक ही राजनेता वहां पर मौजूद है, वो है नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? वो भी एक फकीर है और वो हिंदुस्तान की तकदीर बदलना चाहता है और देश को भरोसा वो बदलेगा। इसलिए एक तरह से वो संतों के बीच में, फकीरों के बीच में एक ऐसा फकीर है जो हिंदुस्तान का वजीर बनने का सामर्थ्य रखता है। और मुझे तो ऐसा लगता है देश के लोगों ने पहली बार, दीपक भाई, क्योंकि ये चुनावी नाइट भी दीपक चौरसिया आपने प्रोग्राम रखा ही हुआ है चुनाव से संबंधित। हिंदुस्तान के आजादी के इन 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार इलेक्शन से पहले ही देश के लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी होगा। ये बहुत बड़ी घटना है। नहीं, लेकिन ये आपका बायस भी हो सकता है क्योंकि आप मोदी के समर्थक हैं। ये आपका एक बायस व्यू हो सकता है क्योंकि आप मोदी के समर्थक हैं। आप मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं सत्य का समर्थक हूं, मैं देश का समर्थक हूं, और जिन्होंने इस देश के जल जंगल जमीन बेचे, हिंदुस्तान को नीलाम किया, लाखों करोड़ के घोटाले किए, 16 करोड़ देश के बाहर जो 10% है ब्लैक मनी का, 900 लाख रुपए या 1000 लाख रुपए देश के साथ धोखा विश्वासघात करके लूटा। मैं कहता हूं ये भारत मेरी माँ है, मेरा कोई हाथ काटे तो जैसे मैं काटने नहीं देता, मेरी माँ बहन की इज्जत को लूटे तो मैं लूटने नहीं देता। ऐसे देश मेरा है। मैं भारत माता का बेटा हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं और शैतानों का राज हिंदुस्तान में कायम नहीं होने दूंगा। इस संकल्प के साथ इस काम को कर रहा हूं। इस संकल्प के साथ, भले से आप इस संकल्प के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपके साथी कौन है? आपके साथी वो हैं नरेंद्र मोदी, जिस पर लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि ये तो अंबानी और अडानी के आदमी हैं। अरे ये केजरीवाल किसके आदमी है? विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित लोग, ये फोर्ड फाउंडेशन के आदमी हैं। ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की राशि एक ही है। तो ये कै माने केजरीवाल, कै माने कांग्रेस। मेरे साथ जाकर के 300 से ज्यादा पेज की एफआईआर दर्ज कराई 14 नवंबर 2010 को।
और 5 साल बाद इतने बदल गए, लोगों से कहता प्रमाण लेकर के आओ। पहले सारे वो पेपर यही लेके आए थे, मैंने तो सिग्नेचर ही किए थे, मुझे नहीं पता था उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। फिर सबके बीच में उस रिपोर्ट के पन्ने पढ़ पढ़ के बताए कि 50 रुपए की चीज 500 रुपए में 5000 में लेकर के आए। वो शीला दीक्षित इनको फिर बेईमान नहीं दिखाई देती। कितना अच्छा होता केजरीवाल जी मोदी के खिलाफ चुनाव न लड़के, वैसे तो हारने वाले, जमानत जब्त तो होने वाली है, और केजरीवाल जी को देश के सामने बोलना चाहिए, बड़ा अखाड़ची बना है हमारा जो है ना। देखो अखाड़े में उसी को उतरना चाहिए जो बराबर का मुकाबला कर सके, नहीं तो फिर इनको एक संकल्प लेना चाहिए कि यदि मैं मोदी से पराजित, जमानत जब्त तो होगी, पराजित तो होना सामान्य बात है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कितना अच्छा होता केजरीवाल कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ता, केजरीवाल कनिमोजी के खिलाफ लड़ता, केजरीवाल ये जो पूरे भ्रष्टाचार की जो महानेत्री है, जो अपने घर से इटली से कुछ नहीं लेके आई, सारी ससुराल लूट ली और पियर भर दिया, सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ता। जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नाम जिनके जारी किए उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। ये केजरीवाल कांग्रेस के इशारों पर काम करने वाला उनकी कठपुतली है। और वैसे भी झाड़ू ना अकेले चलती नहीं, उसको हाथ का साथ चाहिए ही। तो ये देश के लोगों को पता लग गया है। लेकिन स्वामी जी, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऊपर से स्वदेशी लाने की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है कि 12 साल में उसने औद्योगिक घरानों को कौड़ियों के भाव कई सारी जमीन बांट दिए, और उनका जो कैंपेन चल रहा है उनको उद्योगपति चला रहे। केजरीवाल जी तो मीडिया वालों को भी बेईमान कहते हैं, वो तो आपको भी गालियां देते हैं। माने एक आदमी ऐसा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, उसको छोड़ करके बाकी सब बेईमान, ये तो गलत बात है। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। सिंगल विंडो से उन्होंने काम किया, लेकिन किसी को, मुझे लगता है कि इसमें यदि कोई गंभीरता हो कि भाई उन्होंने जो जमीन दी वो कितने पैसे पर उसकी लीज दी, ये विषय मुझे ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन मैं तो स्वदेशी का व्यक्ति हूं। मोदी जी की सरकार बनती है तो पहले ही दिन उनको अपने संसद के पहले सत्र में मैंने ये काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, स्वदेशी से जुड़े हुए मुद्दों का ये 9 बिंदुओं का एक शपथ पत्र बनाया। और इसमें सबसे पहले हमने ये शर्त रखी है कि जब मोदी की सरकार बने तो सबसे पहले काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे डिजिटल ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। लेकिन क्या कल आप मंच से इस शपथ पत्र पर मोदी जी की सहमति लेंगे? मैंने आदरणीय गडकरी जी से ले चुका हूं, आदरणीय राजनाथ जी का शाम तक आ जाएगा, और बीजेपी का टॉप लीडरशिप, पार्टी प्रेसिडेंट, वो महत्वपूर्ण होता है। और प्रत्येक प्रत्याशी सबसे हम लेने वाले हैं ये शपथ पत्र, जिससे कि कल को कोई मुकर न जाए। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार के पीता है। तो अब हम कोई मौका चूकने वाले नहीं है, गच्चा खाने वाले नहीं, धोखा खाने वाले। मोदी जी भी कैंडिडेट है, मोदी जी से भी शपथ पत्र भरवाना होगा। सबसे शपथ पत्र होगा, मोदी जी से भरवाएंगे। और इसका मकसद होगा, सबसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर होंगे और मकसद होगा कि अब देश मुद्दों के आधार पर बनेगा। मोदी जी क्योंकि मुद्दों पर सहमत हैं, और देश बनता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। एक पॉलिसी बना दो, देश की फिजा बदल जाती है। इस देश में आप एक कानून बना दीजिए कि भैया कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकेगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो यूपीए का है, चाहे एनडीए का है, कोई थर्ड फ्रंट का है, एक भी बेईमान बाहर घूमता हुआ दिखना नहीं चाहिए, एक भी भ्रष्टाचारी को अब बकसना नहीं चाहिए, और एक भी सदाचारी को अब सताना नहीं चाहिए। नहीं, वो बात तो मैंने मानी। कल मंच से नरेंद्र मोदी इसको इंडोर्स क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी तो सभी मुद्दों पर पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं। मौखिक सहमति हो चुकी थी, अभी ये लिखित ले लें। क्योंकि कई बार ऐसे आपने बयान आए कि आप मुद्दों पर आधारित समर्थन दे रहे हैं। सच यही बात है, यही सत्य है। खुला समर्थन नहीं है आपका? हमारा बिना शर्त का समर्थन नहीं है। सही नेतृत्व मिलेगा, सही नियत से, मात्र वादों से, इरादों के साथ काम करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रामलीला कांड हुआ और उसके बाद
आपकी और यूपीए सरकार की ठन गई है। एक जमाने में तो कई मंत्री आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते थे, उसमें एक मंत्री तो अब भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी बन गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा जो नरेंद्र मोदी का इतना खुला सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का इतना खुला सपोर्ट कर रहे हैं, वो यूपीए से बदला लेना चाहते हैं, कांग्रेस से बदला लेना चाहते हैं अपने अपमान का। सन्यासी कभी भी प्रतिशोध नहीं लेता है, वो तो बोध के साथ काम करता है, प्रतिशोध के साथ नहीं। दूसरा प्रश्न, हमने सोचा था इनको एक बार मौका देना चाहिए। कल को देश के लोग ये ना कहें कि बाबा जी की तो कांग्रेस के साथ कोई खानदानी बैर है। अरे हम तो आम आदमी के किसान के घर में पैदा हुए, इनका तो खानदान हमारा मिलता ही नहीं। ये तो इटली से आए, ये तो विदेशी खानदान है, ये तो लुटेरा खानदान है, ये तो खूनी खानदान है, इसके साथ हमारा कोई खानदानी बैर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने पहले उनको मौका दिया, धोखा दिया, ये बात ठीक है। हमने जब देखा कि भाई इनको हमारे कौन सी ऐसी बात थी, अभी भी ये जो मुद्दे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई आपत्ति हो। हमने ये तो कहा था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, देश को दिलाओ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, भाषा अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार दिलाओ, किसानों को न्याय दिलाओ, इसे देश में स्वदेशी व्यवस्था लाओ। जो महात्मा गांधी, जो बापू कहते थे वही बाबा कह रहा है। दिक्कत क्या हुई? लगता है काले धन के काले खजाने और घोटालेबाज भ्रष्टाचारी ये खुद है, और ये खुद इस देश में एक स्वदेशी व्यवस्था नहीं लाना चाहते। तो हमने कहा अब हम इनके साथ समझौता नहीं कर सकते, और इसलिए अपना सब कुछ, अपने जीवन को दांव पर लगा के, जान हथेली पर रख करके इन बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो किसको छोड़ा सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गए आज तक पता नहीं लगा। देश के सबसे बड़े ईमानदार और सरल सहज प्रधानमंत्री ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री कैसे खो गए पता नहीं लगा। 250 संत यहाँ पर 1967 में आए थे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए। 250 संतों को गोलियों से भुना दिया, जो इनके सामने खड़ा हुआ उसको मिटा दिया। लेकिन हमने कहा हम रहे या ना रहे, लेकिन अब तुम्हें भी नहीं रहने देंगे, और जब तक इन बेईमानों का सत्ता से पत्ता साफ नहीं होगा, देश को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये गद्दाफी से भी ज्यादा बेईमान है। उन्होंने तो 10 करोड़ की लूट की होगी, गद्दाफी का अभी तक 10 लाख करोड़ का आया है हिसाब किताब। अरे इन्होंने तो 1000 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से ज्यादा देश के बाहर और 900 लाख करोड़ यहाँ। इतना बड़ा लुटेरा खानदान। मैंने कहा अब इनको, अब पूरे देश के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। और इस बार आप देखना इस चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं दीपक भाई। अप्रत्याशित, लेकिन ऐसी बातें, ऐसा ही भाषण आजकल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भैया? दरअसल वो रास्ता भटक गए बेचारे। पहले बोलते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, फिर गाड़ी बंगला ले लिया। पहले बोलते थे चुनाव ले लूंगा, फिर चुनाव भी लड़ लिया। अच्छी बात है लड़, लेकिन गलत बयानबाजी ना करें ना, करनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चों की कसम, ना किसका समर्थन लूंगा ना दूंगा, और दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का समर्थन ले लिया। और फिर जब शीला दीक्षित सहित तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अपने खुद के पार्टी के भी जो जिनके ऊपर गंभीर संगीन आरोप लगे, कौन सा एक पोर्टर, वो कौन सा होता है वो जो जिसमें नंगी गंदी फिल्में देखते हैं, कौन सा पोर्टर होता है? पोर्न साइट्स, उससे लेकर के महिलाओं के साथ में बदतमीजी से लेकर के, और तमाम इनके बहुत से ऐसे एमएलए अभी भी जिनके ऊपर घोटालों के आरोप है। और अभी भी कल केजरीवाल जी के घर के सामने ड्रामा हो रहा था, कितने करोड़, 300 करोड़ कितने करोड़ के घोटालों के जिन पे आरोप, उनको टिकट दे रहे। ये पहले 300 करोड़ के घोटाले, पता नहीं 30 करोड़ के, भगवान जाने, 300 करोड़ के घोटाले, और उनको टिकट दे रहे। ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? और करनी कथनी में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। बच्चों की कसम खा ली तो क्या इनके बच्चे नहीं? आम आदमी की बात करते हैं, डीपीएस में 1-1 लाख रुपए की स्कूल फीस जहां दी जाती है वहां पर बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ाओ, 1-1 करोड़ में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन देश को गुमराह मत करो। तो केजरीवाल जी ने कांग्रेस का साथ लेकर के और मोदी की खिलाफत इस बात पर कर करके कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव निर्णय, तो उनकी नीयत अब देश को सामने दिखने लगी है। 100 से उनकी क्रेडिबिलिटी 2 पर आ गई। 100 से 2 पर उनकी क्रेडिबिलिटी आ गई है। इसी पर स्वामी रामदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे तमाम कैरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे। आज आएंगे बाबा जी के लिए खास कैरेक्टर मनमोहक सिंह, और दोनों के बीच क्या बातें होंगी ये बताएंगे ब्रेक के बाद। तो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल 23 तारीख है और 23 तारीख को
योग महोत्सव कर रहे हैं बाबा रामदेव दिल्ली के अंदर, और मुरारी बापू उसका उद्घाटन करेंगे। खुद नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर तमाम बातचीत हमारी बाबा रामदेव जी से जारी है। स्वामी रामदेव जी, क्या मकसद है इसका? 23 तारीख का क्या महत्व है और क्या मकसद है इसका? 67 सालों के बाद भी आजादी के जिन वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत, कुर्बानी, बलिदान देकर इस देश को स्वाधीनता, आजादी दिलाई, केंद्र सरकार ने 67 वर्षों के बाद भी उनको शहीदी का दर्जा दिया। हमने राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस को चुना कि उनकी शहादत को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो और उनको शहीद का दर्जा दो। अब ये सरकार दे तो अब, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आने वाली सरकार से हम चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह सहित तमाम क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाएंगे और उनको सम्मान के साथ देश याद करेगा। एक तो ये मकसद। दूसरा मकसद है योग अध्यात्म इस देश की मूल संस्कृति, और योग अध्यात्म के संस्कारों के बल पर ही देश आगे बढ़ेगा। जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। योग, कर्मयोग के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर यह देश आगे बढ़ा। विश्व का नेतृत्व इस देश ने किया। योग के कारण से भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था। हम इस भारत को विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो एक प्रेरणा मिले सबको। और प्राचीन काल में राजा प्रजा दोनों योग करते थे। बिल्कुल, तो कल कपालभाति, अनुलोम विलोम मोदी भी लोगों को करते दिखेंगे तो लोगों को लगेगा, अरे यह आदमी इतने विरोधाभासों के बीच में लड़ रहा है, योग की ताकत से लड़ रहा है। तो लोग प्रेरित हो और लोगों को मोटिवेशन मिले। पूरा हिंदुस्तान, मेरा एक सपना है, सुबह उठ करके योग करे। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान ने सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दिया, उस दिन हिंदुस्तान से पूरा अंधेरा ही छट जाएगा। अंधेरा छट जाएगा। तो ऐसे ही एक शख्स है, हमारे साथी हैं, वो आपसे योग सीखना चाहते हैं और कुछ खास लोगों के लिए योग सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से आओ पासवर्ड। बाबा जी प्रणाम। तुम तो नित्य योग कर रहे हो, योग सीखने आए हो? पैर छू लूं, मैं वाइब्रेशन तो ले लूं। और सही आ रही है, बैठ जाता हूं इधर ही। बाबा जी, आपने केजरीवाल को योग सिखाया है, अंबानी के सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब पता है। मेरे को भी सिखा दो, मेरा भी काम बन जाता। वो योग करता तो उसको खांसी नहीं होती, उसने योग छोड़ दिया इसलिए वो भंवर में फंस गया। अच्छा बाबा, आप योग सिखाते हैं सबको, मुलायम सिंह जी क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, उनको कोई योग कैसे सिखाएंगे आप? आपको मुलायम सिंह जी ने भेजा क्या? उनको तो मैं खुद ही सिखा दूंगा। मनमोहन सिंह जी है ना, हाँ। बड़ा मौन धारण करके रखते हैं, वो कौन सा योग? आप उनको कोई योग सिखा दो। पीछे खड़े हैं अभी, मतलब अभी भी नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए तो पूरा देश लुट गया, बोले ही नहीं। एक ने पूछा, मनमोहन सिंह जी बोलते क्यों नहीं? तो कहा कि मेरी माँ ने बोला था खाते पीते बोलते नहीं है। अब पूरा देश खा के बोले ही नहीं। हमने कहा माँ ने तो इसलिए बोला था कि खाते पीते बोलोगे तो जीभ कट जाएगी, इसलिए माँ ने खाते पीते माने खाना खाते समय बोलने के लिए मना किया था, देश खाते समय नहीं। बोले खाते पीते तो जीभ कट जाएगी, यहाँ तो कुर्सी छूट जाएगी। अब बेचारे की छूटने वाली है। अच्छा बाबा, मैं बात कर रहा था उनसे पीछे, मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो? कह रहे सोचने के पैसे मिलते हैं। मैंने कहा कहीं सोचने के पैसे मिलते हैं? कह रहे मैं पिछले 5-10 साल से सोचने के पैसे ले रहा हूँ। अच्छा बाबा, वो तो कम बोलते हैं, लेकिन दिग्विजय साहब बहुत बोलते हैं। उनके लिए कोई कैची टाइप का योग हो कुछ, मतलब उनके लिए क्या बताएंगे आप? उनको मुफ्त में सलाह नहीं देनी चाहिए। अच्छा, दिग्विजय सिंह को मुफ्त में सलाह नहीं देंगे? दरअसल वो राहुल के गुरु नहीं, गुरु घंटाल। अच्छा। और गुरु घंटालों को बिना मांगे सलाह देंगे तो उनके जीवन में वो उतरेगा नहीं। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, उनको अपना आचरण ठीक करना चाहिए, उसके बाद भी उनको ये योग सिखाना होगा। अच्छा, असर है हमारे सेट पे भी ना, देखो योग कर रहे हैं, उधर देखो मोदी जी भी योग कर रहे हैं, इधर राहुल जी भी योग कर रहे हैं, सबको ये ठीक तो- है। इन्होंने तो योग भी किया है, मोदी जी ने संन्यास लेके भी रहे 3-4 साल बाहर। अभी चाय का सिस्टम पूरा चल रहा है, तो इनके लिए कोई ऐसा योग जिससे चाय का साइड इफेक्ट ना हो? हर्बल टी पीनी चाहिए। वैसे एक बात बता, मुझसे कह रहे थे आगे, कह रहे चुनाव चल रहा है, पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने कहा चाय के पैकेट में सोने के सिक्के निकल रहे हैं, तब उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। अब आते हैं केजरीवाल पे, वो कहते हैं धरने से होता, आप कहते हैं करने से होता है।
लड़का तो बहुत अच्छा है तू। बाबूजी आशीर्वाद दे दो मेरे को, इस चक्कर में फेसबुक पे 3-4 लड़कियां पड़ जाएंगी मुझसे। ए बदमाश, तेरे को बहन नहीं है क्या? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को टीवी शो में बुलाया किसने? हैं? मेरी शिकायत। चलो तू पासवर्ड भी कल से योग करना शुरू कर दे तो भोग से बाहर निकलेगा, बिगड़ जाएगा, अगले जन्म में नरक का कीड़ा बनेगा। वो तो मैं अभी भी इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तू आदमी बन जा। सुन, सीधा बैठ, कपाल भाती कर। इधर करूंगा, फुटेज खा के जाऊंगा। बाबा मेरे दस्त हो रखे। अरे दस्त तो तभी बंद होगा जब ठुकाई होगी, ठुकाई होने से सब कुछ ठीक होता है। अच्छा बाबा एक बात पूछूं, राखी सावंत आई थी पिछले शो में, वो कहती है कि मतलब आपको पसंद करती है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा बाबा के रूप में पसंद करती है। तुम बातों को इधर तो उधर मैं ला रहा हूँ ये बात, मतलब मैं अपनी सेटिंग के चक्कर में आप। वो कहती है स्वामी एक योग गुरु के रूप में पसंद करती है, ये कहा उन्होंने। तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया? हाँ? नहीं सिखाया तो बहुत कुछ था, भूल गया। लेकिन माँ बाप को और माँ बाप की सीख को भूलना नहीं चाहिए बेटा। ऐसे जो है हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, सदाचार के रास्ते पर चलो, नहीं तो तुम भी राहुल गांधी की तरह भोंदूर पप्पू कहलाओगे। बाबा मेरे को आशीर्वाद दे दो, मैं भटक गया था इनके चक्कर में। यानी मेरे चक्कर में नहीं भटके। अब पासवर्ड तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, तुम निकल लो यहाँ से, जाओ योग करना शुरू कर देना। और चुनावी नाइट से दीपक चौरसिया में नए नए और मनोरंजक लोग आते रहेंगे और बाबा जी की सीख लेते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव, जो कल योग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी भी अनुलोम विलोम करेंगे, योग करेंगे बाबा रामदेव? तो कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ही रहे हैं और खुद भी आसन कर रहे हैं और यूपीए का शीर्षासन भी करवा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना व्यक्तिगत जीवन में भी वो योग काफी करते हैं, योग और मेडिटेशन। तो ये इतने बड़े बड़े जो राक्षस हैं, ताड़का, पूतना, रावण, कंस, रक्तासुर, जो भी रक्त बीज जो भी हैं, इन सबका मुकाबला कर रहे हैं। जिंदगी में आदमी के कितने संघर्ष होते हैं, कितना तनाव, कितनी उलझन, और उन सब के बीच में अपने ध्येय को पाना ये कोई सरल काम नहीं है। तो अपने आप को बचा के रखना तनाव से, अपने आप को फिट परफेक्ट रखना और उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ना, वो ताकत व्यक्ति को योग से मिलती है। और इसीलिए हमारे पूर्वज सब योगी थे। आज योगियों की संतान भोगी रोगी होगी। हम कहते हैं आओ दोबारा से योगी बनो, तस्मात योगी भव अर्जुन। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहते हैं। और पब्लिक क्या कहती है? सबसे पहले एक सवाल लेते हैं वहां से। भाई साहब आपके पास माइक है। स्वामी जी, आप काले धन के लिए वकालत करते हैं, ये ठीक है, किंतु भारत में साधु संतों की एक काउंसिल हो, जैसे ज्योतिषियों की, डॉक्टरों की और वकीलों की होती है, उसकी वकालत क्यों नहीं करते? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर बीजेपी सत्ता में आती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे या बनेंगे, वो तो उसी समय उत्तर दिया जाएगा। रही बात साधुओं के काउंसिल की, ये बात सच है कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। दोनों में सुधार की जरूरत है, उस दिशा में काम होना चाहिए। आपका सवाल वहां से। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आपने बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वंशवाद बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, आप मानते कि नहीं मानते? और आज बीजेपी में वंशवाद का नया चेहरा नजर आ रहा है कि जो जैसे सीएम रमन सिंह है, उनके बेटे को टिकट मिल गई, या और भी नेता हैं। तो क्या इस चीज में आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? मैं वंशवाद, जातिवाद, मजहबी उन्माद, इसके सख्त खिलाफ हूं और राजनीतिक अपराधीकरण, इसके भी सख्त खिलाफ हूं। नॉन करप्ट लोगों को, निष्कलंक बेदाग लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। मैंने थोड़ी सी बात कही तो पूरे देश में ऐसे बखेड़ा सा हो गया। और मैंने कहा यहां सच कहना भी गुनाह है। हम अपने मुद्दों के साथ, मूल्यों, विचारधारा, नीतियों और आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो
राजनेताओं के परिवार में यदि जमीनी स्तर से किसी ने मेहनत की है, तो जैसे कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, लेकिन उसको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। नेता का बेटा नेता यदि बनता है तो उसको लंबा तप करना चाहिए। पैराशूट से किसी भी नेता के बेटे को उतारना, यह वंशवाद और परिवारवाद देश की राजनीति के लिए बड़ा घातक होगा। पहले तो आपके साधु स्वरूप को प्रणाम है। इस देश की दुर्दशा के लिए जितने जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उतने ही जिम्मेदार इस देश के तथाकथित धर्मगुरु, पत्रकार और इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि इन्होंने अपने अपने व्यक्तित्वों और अपने अपने संगठनों की प्रामाणिकता का युद्ध लड़ा है, न कि समाज की समस्याओं का। क्या आप इस दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं? भैया देखो, हम इस देश में भगवान की तरह पूजे जा रहे थे। यदि अपनी व्यक्ति पूजा करवानी होती तो 15-15, 20-20 मुख्यमंत्री मेरे एक साथ मंच पर आपने देखे। देखो, जवाब दे रहे हैं भाई साहब, जवाब दे रहे हैं, संयम रखें, वाद विवाद नहीं होगा यहाँ पर। आप मुझ पर कम से कम ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने व्यक्ति पूजा के लिए कोई काम किया। मैं तो बार बार कहता हूं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, और अपने पूजा करने से पहले भारत माता की पूजा करो। अपने हित से पहले देश के हित को सामने रखो। यदि मैं लड़ाई शुरू नहीं करता तो आज भी सब मुझे भगवान की तरह मानते, लेकिन मैंने कहा शैतान मुझे भगवान माने ये मुझे मंजूर नहीं। इन शैतानों का अब राज खत्म करना है और इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करना है। बाकी जो जितना लड़ पा रहा है लड़े। बाकी थोड़ा कुछ लोग डरते हैं कि हमको सेल टैक्स, इनकम टैक्स से नोटिस भेज देगा, हम पर 1000 झूठे मुकदमे ठोके ना। हमारे ऊपर चोरी से लेकर के और हत्या तक के, मर्डर तक के आरोप लगाए। मैंने कहा 1000 क्या तुम 1 लाख केस लगा लो, लेकिन हमको हमारी राह से हटा नहीं सकते। स्वामी जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता आपसे मिलने आते थे, खुद प्रणब मुखर्जी एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आए जब आप आंदोलन शुरू कर रहे थे। उस वक्त ऐसी क्या बातें होती थी और क्यों नौबत पुलिस कार्रवाई तक पहुंची? क्योंकि हमारी जानकारी ऐसी है कि उन्होंने तो आपको खुला ऑफर दे रखा था कि बाबा आप जो चाहते हैं वो ले लीजिए। कुछ जगह गोपनीयताएं भी बरतनी पड़ती हैं। कई बार लगता है कि ये बात कहने से देश का भला कम होगा, इससे और भरोसा खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं सत्ताओं के ऊपर, आप मैंने उनके बारे में यदि असलियत पता लग जाए, उनको वोट देना तो बहुत दूर की बात रही, हरियाणा में सोट मारेंगे लोग इनके, और कई जगह पत्थर फेंकने भी लग गए। माने यदि पूरी असलियत लोगों को पता लग जाए, इनको मार मार के भूत बना देंगे लोग। लेकिन मैं ऐसी हिंसा का समर्थक नहीं हूं। इन्होंने हमारे सामने तो ये प्रस्ताव रखे कि बाबा आपको हर एक जिले में पतंजलि योगपीठ बनाना है, आप बनाइए। आपको कितने हजार करोड़ चाहिए, सैकड़ों नहीं, कितने हजार करोड़ आपको चाहिए। आपको कौन सा सम्मान चाहिए, पद्मश्री पद्म भूषण नहीं, इससे भी आगे के सम्मान। बोले बाबा भारत रत्न ले लो। हमने कहा हम तो जन्मजात भारत रत्न है, जो भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ भारत माता का ही रत्न है। पुरस्कारों से कोई व्यक्ति भारत रत्न नहीं हो जाता, अपने चरित्र और काम से होता। हमने कोई प्रलोभन के सामने झुके नहीं। तो ये यूपीए 2 सरकार ने दिया था आंदोलन के वक्त। यस, अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा अभी मैं, लेकिन आप ये प्रामाणिकता से कह रहे हैं। बाबा रामदेव ने एक बार भी कभी भी झूठ बोला हो तो बताइए, जन्म से लेकर के आज तक एक बार भी। बाबा रामदेव केजरीवाल की तरह नहीं है। आप केजरीवाल के बड़ा खिलाफ हैं? केजरीवाल के साथ था मैं, उनको आशीर्वाद दिया था, हमने खड़ा किया था। उन्होंने खुद 14 नवंबर 2010, आज से 4 साल 5 साल पीछे जाइए, बोला हम बाबा जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और वो भ्रष्टाचारियों के साथी हो लिए, ये कैसी लड़ाई भाई? मुझे लगता था शुरू में जवान है, लेकिन बाद में दरअसल क्या है ना, हमने ना पूरी जन्मपत्री नहीं देखी, जल्दी भरोसा कर लिया। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा, टैप रिकॉर्ड सुनकर के हमने भरोसा कर लिया। आप देखो नौकरी में कहां टिक पाए। उसके बाद मदर टेरेसा के पास में गए, फिर बाद में बाबा रामदेव के पास में आए, फिर अन्ना जी के पास गए, दिल्ली वालों के पास गए, सबको छोड़ करके। पता नहीं क्या धुन है, जैसे कोई, अब बोलूंगा नहीं, मर्यादा है, लेकिन ऐसे एक पागलपन छा गया। अरे भाई जमीन पर पैर रखो, आसमान की ऊंचाई उड़ो, लेकिन जमीन से संपर्क रखो भाई। सैटेलाइट का भी जमीन से संपर्क जब तक होता है तभी सूचनाएं देता है। अब ये तो भला आदमी उड़ पड़ा एकदम से। अरे कहीं शॉर्टकट होता है क्या?
आदमी को अपना भरोसा कायम करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ेगा जैसे पिछले दिनों 49 डेज में सरकार पड़ी थी। यदि वो सही तरीके से चलते तो दिक्कत नहीं आती, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रामाणिक लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन केजरीवाल जी के स्वार्थों ने, महत्वाकांक्षाओं ने, पॉलिटिकल एम्बिशंस ने, और जो उनके साथ जो चंडाल चौकड़ी जुड़ी उसमें नक्सलवादी लोग हैं, उसके अंदर वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को जो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, जो मस्तक है हमारा कश्मीर, उसको पाकिस्तान को देना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं। उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या उनके आइडियोलॉजीज हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ भी उस बारे में बात नहीं करते। बस ये कहते हैं सब बेईमान है, हम ईमानदार है, हमको वोट दे दो। ये कोई ऐसे कोई देश चलता है? स्वामी जी, ये हैं मनमोहक सिंह जी, और इन्होंने अभी अभी भाई अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया है। इन्होंने रिटायरमेंट प्लान बना लिया है और ये आपसे उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं कि इस रिटायरमेंट के बाद मनमोहक सिंह जी क्या करें। सबसे पहले बाबा जी सत श्री अकाल, ओ सॉरी, प्रणाम। तो हमारे गुरुओं ने तो अंग्रेजों के खिलाफ जी लड़ाई लड़ी जी, और आप एक विदेशी महिला के नौकर बन करके कैसे? आप बाबा जी गलत बात कह रहे हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, फॉलो करो, जो वो इंस्ट्रक्शन मुझे देती हैं वैसे ही करता हूँ। तो ये नौकरी वाली बात नहीं है बाबा जी। इसको क्या कहते हैं? भी छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा बात मत करो। हाँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बाबा जी। क्या रिक्वेस्ट? मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी तरफ ले लो। अपनी? मेरी तरफ? इस तरफ ले लो। अच्छा, सन्यास की तरफ? जी। पर आप ये तो बताइए, आप सन्यासी बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बाबा जी मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी रिटायरमेंट तो हो ही रही है, तो मेरे पास कोई काम धाम अभी है नहीं कोई। जी, हंसने वाली बाबा जी बात नहीं है, मैं थोड़ा परेशान और बिना काम किए रह नहीं कभी। तो बाबा जी मेरे जो दिमाग में एक अच्छा, मैं आपको जो कहो वो दे दूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी भगवान से आपके लिए सिफारिश करके भेज दूंगा। जी, लेकिन आप सच्ची सच्ची बताओ, ये जो कोयला घोटाला हुआ जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 400 लाख करोड़, ये कोयला आपने कैसे खाया? बाबा जी देखो, टाइम ज्यादा नहीं है तो पुरानी बातें छोड़ दो। पुरानी बातें छोड़ दो? हाँ, तो अभी फिलहाल छोड़ दो। अरे मैं सब जो किया उसका सजा भोगना पड़ता है। ये गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं, गुरुवाणी वेदवाणी भी यही कहती है। इसलिए कह रहा हूँ अपनी तरफ ले लो प्लीज। इसीलिए तो आपकी तरफ आ रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जड़ी बूटियां बेच लूंगा, अपनी फ्रेंचाइजी मुझे दे दो। अच्छा, देश बेच के अब जड़ी बूटियां बेचेगा? कि आपकी दवाइयां बेचूंगा, थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा मेरा रिटायरमेंट। इतना सब लूट के फिर सब उसको अपनी महारानी को दे के आ गए? बाबा जी अब किसी को नहीं दूंगा, सब अपने लिए करूंगा। बाबा जी ये ऑनेस्ट बात कर रहा है, लेकिन जाते जाते रिटायरमेंट के बाद आपका प्लान क्या है ये तो बताइए हमको। बाबा जी वैसे तो मैंने सच सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि इनके ऑफिस जाके फ्रेंचाइजी ले लूंगा, और मुझे लगता है कि उसने मुझे जो मेरी हो गई है खत्म, उस पर अब मुझे ज्यादा इज्जत मिलेगी। कौन सा योग सीखना चाहेंगे बाबा जी से आप, तनाव मुक्त रहने का? 2 योग मैंने आपसे सीखने हैं, लेकिन एक दीपक जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको मत बताइएगा कि मैं आपसे मिलने आया था। अभी जाते जाते भी इतना डर है? अरे इतना तो कोई अपनी पत्नी से भी नहीं डरता। बाबा जी वो रग रग में 10 साल में ना अटक गया अंदर, वो बाहर आ ही नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा डरा हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आवाज निकल रही है। मैं ये भी चाहता था कि मुझे थोड़ी कोई आप दवाई दे दो या कोई, ये मैं करता हूँ, होता ही नहीं बाबा जी। मैं बैठता हूँ ऐसे कपालभाति में, आपके वीडियो मैंने कई बार देखे हैं, तो मेरे से होते ही नहीं बाबा जी। अभी तो समझ लो आपकी कृपा है कि आपके सामने बाबा जी इतनी आवाज निकल रही है, नहीं तो सोनिया गांधी के सामने इतनी भी नहीं निकलती। बाबा जी ये बात। वैसे इतना वफादार नौकर बाबा जी, नौकर प्लीज प्लीज, आपसे विनती है मेरी, नौकर मत। तुमने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ऐसे धूमिल कर दिया, आने वाले लोग तुमको लानत देंगे कि ये
ऐसा जिसके पीछे सिंग लगा हुआ है वो गिद्धड़ों की तरह व्यवहार कैसे कर रहा है? बाबा जी ये सब गलत बातें हैं सारी। गलत बातें जी। तुम्हारा एक बार पुतला फूंक दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब तुमने काले धन भ्रष्टाचार व्यवस्था पर इतने के लोग को काम नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठोक दिया, बोले प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। अरे मैंने कहा हमने तो प्रधानमंत्री का पुतला फूका, सोनिया गांधी से पूछो, उन्होंने तो पुतले को ही प्रधानमंत्री बना दिया, आपको पुतला समझते हैं लोग। बाबा जी देखो, बाबा जी बहुत टांग खिंचाई हो गई मुझे लग रहा है इसकी। मैं मनमोहक सिंह हूँ बाबा जी। अच्छा मनमोहन, अच्छा हमारा भ्रांति होगी, हमने सोचा ये मनमोहन सिंह है। जी गलत है। ये मनमोहक मनमोहक लास्ट में का है बाबा जी, ना नहीं का, मनमोहक। कह मने काला धन, कह मने करप्शन, कह मने कांग्रेस, कह मने केजरीवाल, वो वाला। बाबा जी दूसरों के बारे में बातें नहीं करता मैं ज्यादा, दूसरे के बारे में बात ही नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में, तभी तो आपके पास आया हूँ। प्लीज तो स्वार्थ से परमार्थ की तरफ निकलो, और कपाल भाती नहीं होता है तो अनुलोम विलोम करो, थोड़ा दिमाग ठीक होगा, विचार संस्कार ठीक होंगे, और जो गंदा खून आ गया तुम्हारे शरीर में वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। जाओ। तो मनमोहन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। जाओ। तो मनमोहन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत। तो मनमोहक सिंह की ये थी मोहक अदाएं, लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। तो चुनावी नाइट्स के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी से। बाबा रामदेव जी, अभी बीजेपी के अंदर जो झगड़े देखे गए, चाहे जसवंत सिंह का पार्टी से निकल जाना हो, बाड़मेर से उनका टिकट न दिया जाना हो, सुषमा स्वराज का रेड्डी बंधुओं के नजदीकी लोगों के खिलाफ खुला विद्रोह हो, आडवाणी जी का 3 दिन तक कोप भवन में बैठ जाना हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की छवि को डेंट कर रहा है, खराब कर रहा है? देखिए, ये विरोधाभास न होता, कलह न होती तो राष्ट्र के लिए शुभ होता। अब हो गया, आगे ना हो, भगवान ऐसा उन सबको सामर्थ्य दे। आप दुखी हैं इससे? देखो, हम तो देश की दुर्दशा से दुखी हैं, और इस नहीं, अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो देश की और दुर्दशा ही होगी ना, फिर बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। अब लोग जो है कांग्रेस और तमाम और दूसरे लोगों के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, उनको बीजेपी में आशा दिख रही है। अब उनको ये जो उत्साह का पूरे देश में वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण को बल देना चाहिए, उसको क्षीण नहीं करना चाहिए। उसको छीन नहीं करना चाहिए। एक सवाल वहां से क्विक, जल्दी से। बाबा जी, आपने काले धन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया और जनता में बहुत बड़ी जागृति हो गई, और आपसे आशा थी कि बहुत मजबूत एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देंगे जिससे कि ये काला धन अपने आप आपके हाथ में होगा, आप ला सके। आज स्थिति है कि आप दूसरों पर अधीन हैं। आप ये लिखित ले रहे हैं, लिखित लेने से क्या होता है, आजकल सब लिखित लेते हैं। केजरीवाल ने जो भी कुछ कहा वो भी नहीं कर पाया। ये क्या गारंटी कि दूसरे लोग आपके इशारे पर ये 9 सूत्री कार्यक्रम लागू कर देंगे? नहीं, देखिए, ये प्रश्न लाजमी उठता है कि बेसिकली इसमें सप्लीमेंट्री और जोड़ दूं, आपने पार्टी क्यों नहीं बनाई? हाँ, वही बोल रहे हैं, वही बोल कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देना चाहिए था। अभी हमने राष्ट्र हित में ये सोचा कि लोग सोचेंगे सब लोग अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इसलिए हमने एक ही अंतिम मौका दिया है। अभी भगवान ने बहुत उम्र दी है, मुझे लगता है कि इस बार धोखा नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो अभी आगे समय बहुत बाकी है। जो भी इस देश के लिए होगा बिना किसी स्वार्थ के हम करेंगे, और देश में करोड़ों लोगों में जो अपेक्षाएं जगाई हमने उनको पूरा करके ही दम लेंगे। प्रणाम बाबा जी। सलील 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करते सर, हैं। मैं दलाल हूँ। किस बात का दलाल? सर, डील लेकर आता हूँ नेताओं के लिए, और नेताओं को जब आगे बढ़ाते हैं उनके लिए, योग वालों के लिए भी डील दिखाऊं सर? ये भैया, हम डीलिंग वाले नहीं है, हम तो हीलिंग वाले हैं। तो आया किस काम के लिए? मेरे कंपनियां सर आयुर्वेद दवाई बनाती हैं, हम चाहते हैं कि आप उसका प्रोडक्शन करें। दवाइयां बहुत छोटी छोटी है, 4 दवाइयां छोटी मुश्किल से। क्या दवाई? देख लीजिए, बैठ सकते हैं सरकार? हाँ, बैठिए बैठिए, पर जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास। सर, ये पहली है मनमोहन बूटी। सर, इसे खाने के बाद 10 साल तक आदमी मौन रहता है। अभी आए थे, ले गए थे। ये चाहते सरकार आपकी कंपनी बनाए। 10 साल तक मौन रहे जी, और इसको केजरीवाल ने खाया था, रिएक्शन हो गया, लगातार बोलते रहते हैं।
बड़ी खतरनाक दवाई बनाते हो तुम। एक सर एक और दवा है, ये रही लाल कृष्ण क्रोध हर चूरन। ये लाल कृष्ण को जब क्रोध आता है लाल कृष्ण को, कोई हो लाल जिसको हो मलाल, ना मिल पाए सत्ता की चाबी, तो इसको गुस्सा आ जाता है, फिर उसको क्रोध आता है, फिर चूरन के साथ खाता है, 3 दिन में गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। और इसकी फैक्ट्री नागपुर की बात बहुत अच्छी लगती है। नागपुर के पास? जी, मतलब उधर का पानी सूट करता है? बिल्कुल, वहीं से सूट होता है, वहीं से बनता है। अरे साहब, काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारा काम दलाली का है, इसलिए हम तुमको एक सलाह देते हैं। बताइए। एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाओ जिससे कि सोनिया गांधी देश छोड़ करके इटली भाग जाए। वो दवा बनेगी 16 मई को, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, वो तो जनता तय करेगी। कोई राहुल जी के लिए भी दवाई बनाई? राहुल जी के लिए सब बनाई थी। बुद्धिवर्धक कोई योग बनाते ना? अरे वो बनाई थी। ब्राह्मी शंखपुष्पी खिलाते ना? बनाई थी, उसको बनाने से पहले इतने नेता आते चेक करने के लिए, उसको दवा खत्म हो जाती पहले ही। लगता है मोदी ज्यादा खा गए उस दवाई को। चलो सलील, तुम्हारा काम खत्म होता है। तो एक लाइटर नोट पर सलील लेकर आए थे कि किस किस तरह के रसायन बन सकते हैं, किस किस तरह की जड़ी बूटियां बन सकती है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ये एक पॉलिटिकल सटायर था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल स्वामी रामदेव जी से। स्वामी रामदेव जी, कल आपका जो कार्यक्रम है योग महोत्सव, उस कार्यक्रम से आप कितने लोगों को जोड़ पाएंगे इस पूरे देश के अंदर? देखो दीपक भाई, दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 650 जिलों तक करोड़ों लोग एक साथ योग करेंगे। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होगा। जो मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के लोग सुबह उठ करके योग करें, दिन भर कर्म योग करें और चुनाव के समय राजयोग करके इस भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आप आइए, ग्रुप फोटो हो जाए हम सब लोगों का साथ में, ये हमारी एक परंपरा है। आप कृपया यहाँ तक आइए भाई, बाकी सब लोग भी आ जाएं।